एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। अफगानिस्तान पर भारत की नजर बनी हुई है। अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस ला रही है सरकार। विदेश मंत्रालय ने राजदूत को वापस बुला लिया है। भारतीय दूतावास के स्टाफ को भी वापस बुलाया गया है। एयरफोर्स का विमान आज हिंडन आएगा। 130 भारतीयों को लेकर वापस आ रहा है विमान। कल काबुल से 150 भारतीय लौटे थे। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है। काबुल से दिल्ली के लिए इंडियन एयरफोर्स का C-17 रवाना हो चुका है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अफगानिस्तान में जो भी हालात बने हुए हैं उस पर विदेश मंत्रालय की पूरी नजर है। बाकायदा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। जो लोग अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं वो हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि जो हेल्पलाइन नंबर भारत सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है वो है 9717785379। अफगान में फंसे भारतीय इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और उनको वापस हिंदुस्तान लाया जाएगा। और ये जो आप दूसरी तस्वीर देख पा रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स का विमान हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर आ चुका है, जहां पर तमाम भारतीयों को अफगानिस्तान से वापस लाया गया है और अभी भी पूरे हालात पर विदेश मंत्रालय नजर बनाए हुए है। और दिल्ली से हमारे नेशनल ब्यूरो एडिटर शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, क्या जानकारी है, क्या हालात इस वक्त वहां पर बने हैं और जिन भारतीयों को अब तक वापस लाया गया उनके बारे में क्या अपडेट, क्या जानकारी अभी, और कितने लोगों को वापस लाया जाएगा? देखिए, एक राहत की बात यह है कि अब वहां से अब सुरक्षित भारतीय जो हैं लौटना शुरू हो चुके हैं। एक फ्लाइट इस वक्त काबुल से उड़ चुकी है, जो अब से कुछ देर बाद जामनगर, यानी करीब सुबह 11 बजे वो जामनगर पहुंचेगी, जहां पर उनका स्वागत किया जाएगा। जिसके बाद वो फ्लाइट माना जा रहा करीब दोपहर 1 बजे हिंडन एयरपोर्ट पर पहुंचेगी। और ये इस फ्लाइट में करीब 130 भारतीय नागरिक मौजूद हैं, जिसमें इंडियन डिप्लोमेट्स भी शामिल हैं। कुछ जर्नलिस्ट जो वहां गए थे वो भी इस फ्लाइट में मौजूद हैं, जो सुरक्षित आज घर लौट रहे हैं अपने अफगानिस्तान के हालात को देखते हुए। और वहीं इसी बीच अगर हम बात करें, इस सिलसिले को आगे बढ़ाने को लेकर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इस मामले में विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से यह भी कहा गया है, क्योंकि वहां पर अभी कमर्शियल ऑपरेशन शुरू नहीं हो पा रहे हैं और वहां पर मुश्किलें आ रही हैं। और उम्मीद की जा रही है कि 102 दिनों के अंदर कमर्शियल जो ऑपरेशन हैं वो शुरू हो पाएंगे काबुल एयरपोर्ट पर। जिसके बाद वहां पर जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, माफ कीजिए, हिंदू और सिख समुदाय के जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको भी वापस लाया जाएगा, जिसके लिए हमारे सूत्र बता रहे हैं कि संपर्क में बनी हुई है भारत सरकार उनके साथ। और इस बारे में विदेश मंत्री एस जयशंकर की बातचीत अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन से भी हुई है, जिसमें उन्होंने विदेश मंत्री ने ब्लिंकन से कहा है कि ऑपरेशंस को जल्द दोबारा शुरू करने की जरूरत है, ताकि वहां पर जो लोग फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित वापस भारत लाया जा सके। शैलेंद्र जी, चूंकि दूतावास के अधिकारी और कर्मचारी वापस बुला लिए गए हैं, तो अब जो अफगानिस्तान में फंसे भारतीय हैं उनको संपर्क करना होगा, तो उसके लिए क्या क्या माध्यम उनको उपलब्ध करवाए गए हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। दूतावास से जो राजदूत हैं और जो इंडियन स्टाफ है उनको वापस बुला लिया गया है, लेकिन इंडियन मिशन को, इंडियन एम्बेसी को बंद नहीं किया गया है। इससे पहले भी हमने देखा था कि कॉन्सुलेट जो कंधार में था और मज़ार शरीफ में था, वहां से भी भारतीय ऑफिशियल्स को और भारतीय स्टाफ को वापस बुला लिया गया था। लेकिन वहां का जो लोकल स्थानीय अफगानी जो स्टाफ है वो अभी भी कॉन्सुलेट को चला रहा है, अभी भी वीजा जारी किए जा रहे हैं। तो माना जा रहा है कि वीजा को लेकर कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अभी भी वहां पर लोकल स्टाफ मौजूद है। वहीं इसी बीच आपको ये भी अपडेट कर दें कि गृह मंत्रालय की तरफ से एक नया वीजा कैटेगरी जारी किया गया है, जिसे मिसलेनियस वीजा कैटेगरी का नाम दिया गया है, ताकि उन भारतीयों को, उन अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, उनको जल्द वीजा मुहैया कराने के लिए ये नई वीजा कैटेगरी शुरू की गई है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच एक खबर बहराइच से आ रही, जहां पर मासूम के साथ रेप और हत्या के मामले में जिला कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मात्र 10 दिन की सुनवाई के बाद दोषी को फांसी की सजा सुना दी है। दरअसल 22 जून को नानपारा इलाके में 1.5 साल की मासूम के साथ गांव का ही रहने वाला परशुराम, उसने इस वारदात को अंजाम दिया था। मासूम के साथ दरिंदगी की और उसके बाद उसकी हत्या कर दी थी। इस जघन्य अपराध के बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया और 28 दिन के भीतर चार्जशीट फाइल कर दी, जिस पर सुनवाई करते हुए सेशन कोर्ट ने मात्र 56 दिन के भीतर फांसी की सजा सुना दी है और दोषी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इस त्वरित कार्रवाई पर एडीजी ने पुलिस टीम को 50,000 रुपए और शासन ने 1 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा भी की है। तो 8 दिन की सुनवाई के बाद ही कोर्ट की तरफ से यह फैसला सुना दिया गया है।
हमारे सहयोगी अखिलेश बहराइच से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, क्या जानकारी इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई? अमित जी, बता दूं कि बहराइच के लिहाज से नहीं, ये यूपी के लिहाज से भी बड़ी खबर है, जहां पे एक दुष्कर्म के आरोपी जो पास्को एक्ट का आरोपी था, उसको मात्र 8 दिन की सुनवाई में ही जो है उसको फांसी की सजा सुनाई गई है। ये बड़ी खबर है। और आपको बता दूं, ये 21 जून को ही घटना कारित हुई थी, इस मासूम के साथ दरिंदगी हुई थी। उसके बाद आरोपी गिरफ्तार हुआ था। पुलिस से इसकी मुठभेड़ भी हुई थी, इसको गोली भी लगी थी, पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया था। आपको बता दूं कि पुलिस ने भी बड़ी त्वरित कार्रवाई करते हुए 28 दिन में ही चार्जशीट दाखिल की कोर्ट में, और उसके बाद कोर्ट ने लगातार 8 दिनों में इसकी सुनवाई की और 8वें दिन इसको फांसी की सजा सुनाई गई है और इस पर 50,000 का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और बात करते हैं मिशन संजीवनी की। क्या सैनिटाइजर हानिकारक हैं? क्या टीके आपके डीएनए को संशोधित करते हैं? क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके मन में हैं? खैर, अब एक जगह है जहां पर आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है, और ये सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी या शॉर्ट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको तुरंत अपने उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक कर आगे बढ़ाया जाएगा।